सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं एसएससी एमटीएस का टॉप 20 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड कोशिश करिएगा नोट बनाने का। जितना ज्यादा आप चीजों को नोट करेंगे और चीजों को रिवाइज करेंगे, आपकी जो चीजें हैं उतना ही ज्यादा क्लियर आउट होगी गाइस, और ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ट्रस्ट में गाइस, किसी भी एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्लीज आप रिवाइज करिए। चीजों को जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, और रिवाइज तभी कर पाएंगे जब आप चीजों को नोट करेंगे। जब आप एग्जाम के टाइम में जब आप अपने नोट को पढ़ेंगे तो गाइज आपका बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजों को क्लियर आउट होगी, और जो आपके एग्जाम में जो है ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो गाइज आप लोग प्लीज मेहनत करिए और अपना अपना सिलेक्शन लीजिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि प्लीज मेहनत करिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मेहनत करिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, एसएससी एमटीएस टॉप 20 जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है गाइस कि कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो इनमें से कहाँ स्थित है। तो बताइए कि जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी देवगढ़, या ऑप्शन डी भरतपुर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो खजुराहो में है, और खजुराहो कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर अगर आपसे राज्य पूछता तो ये हो जाता आपका जो है ये मध्य प्रदेश हो जाता। अगर राज्य पूछता तो आपको ये मध्य प्रदेश हो जाता, और अगर आपसे पूछ देता कि मध्य प्रदेश के किस जिले में है तो ये भी आपको मैं बता देती हूँ। मध्य प्रदेश में, अगर मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो ये भी आपको याद रखना है, ये छतरपुर जिले में। ठीक है, तो कौन से जिले में, तो गाइस आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो गांव में जो है ये आपका कंदरिया जो है ये स्थित है। तो ये जो हो गया गाइस, ये जो मध्य प्रदेश हो गया, ये आपकी कंदरिया महादेव मंदिर जो अगर राज्य पूछेगा तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, और अगर आपसे जिला पूछेगा तो आपको याद रखना है छतरपुर जिला। ठीक है, फिर दो प्रश्न तो आपका यहाँ से बन गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको मैं बता दूं गाइस, इसे जो है किस वंश के राजा ने बनवाया, तो आपको ये भी याद रखना है कि चंदेल वंश ने बनवाया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दे कि इसमें जो है चंदेल राजवंश ने जो है वो कौन सा मंदिर बनवाया, तो याद रखिएगा चंदेल वंश ने जो है वो कंदरिया मंदिर बनाया। और चंदेल वंश के जो है वो किस राजा ने बनाया, और अगर आपसे राजा पूछ दे तो आपको याद रखना है गाइस, धनदेव राजा जो थे उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सा, चंदेल वंश के जो है धनदेव जो थे उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं इसमें सारी चीजों को क्लियर करती हूँ, और सबसे जरूरी चीज मैं ये बता दे रही हूँ कि ये जो मंदिर है ये किसको समर्पित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो मंदिर है ये किसको समर्पित है, तो ये शिव को समर्पित है। ठीक है, तो ये किसको समर्पित है, तो शिव को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सारी पॉइंट को इसको एक एक करके आपको रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों के अपक्षयन से होती है। तो बताइए कि कौन सी मिट्टी है जिसकी ग्रेनाइट तथा नीच के जो है चट्टानों के अपक्षयन से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो कौन सी मिट्टी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी पीली मिट्टी, या ऑप्शन डी लाल मिट्टी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों के अपक्षय से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो होता है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की अगर पीएच लेवल की बात करें गाइस कि इसका पीएच लेवल जो है वो कितना है, तो लेटेराइट मिट्टी का जो पीएच लेवल है गाइस वो होता है 4 से 5 होता है इसका पीएच लेवल, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपको ये चीज याद रखना है कि इस मिट्टी का जो निर्माण है वो कैसे होता है, तो चट्टान जो होते हैं जो टूट फूट जाते हैं उसी से जो है ये ग्रेनाइट लेटेराइट मिट्टी का जो है वो निर्माण हुआ है। और कौन सी चट्टानों की टूटने फूटने से जो मिट्टी का निर्माण हुआ है, लेटेराइट मिट्टी का। तो आपको याद रखना ये लेटेराइट मिट्टी जो है लेटेराइट चट्टानों के टूटने और फूटने से जो है इसका निर्माण हुआ है लेटेराइट मिट्टी का। आपको ये भी याद रखना है। दूसरा ये है कि ये आर्द्र मौसम जहाँ बार बार आते हैं ना वहीं इस मिट्टी जो है ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और गाइस इस मिट्टी में जो है वो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस मिट्टी में जो है वो लोहा, उसके बाद मैं बता दूं चूना, लोहा,
चूना और एल्युमिनियम ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो लोहा और चूना और एल्युमिनियम जो है ये क्या होता है, ये अधिक मात्रा में जो है इस मिट्टी में पाया जाता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि लेटेराइट मिट्टी में जो है वो इनमें से सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि लेटेराइट मिट्टी में जो है वो आपका लोहा, चूना और एल्युमिनियम जो है वो अधिक मात्रा में जो है पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है लेटेराइट मिट्टी जो है वो किस किस राज्य में ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको राज्य भी याद रखना है। तो जिस राज्य में ये मिट्टी ज्यादा देखने को मिलती है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है केरल, केरल में भी है ये मिट्टी पाई जाती है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है केरल। उसके बाद जो है ये कर्नाटक में भी पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक में भी लेटेराइट मिट्टी जो है वो ज्यादा पाई जाती है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो अगर कभी राज्य पूछ ले कि लेटेराइट मिट्टी जो है इनमें से किस राज्य में ज्यादा पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा कि ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है ये सब में जो है ज्यादा पाई जाती है। और एक और याद रखिएगा गाइस, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी आपको याद रखना है। यहाँ भी जो है लेटेराइट मिट्टी जो है ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये राज्य भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि सिंधु गंगा के साथ किस नदी प्रणाली से भारत के उत्तरी मैदान बने। तो सिंधु और गंगा के अलावा कौन सी ऐसी नदी है जिसके साथ जो है आपको भारत के उत्तरी मैदान जो बने हैं वो किसके कारण बने। तो यहाँ पे 2 नदी बताया हुआ है, तीसरी नदी का नाम बताइए। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी के जो नदी प्रणाली के द्वारा जो है ये भारत के उत्तरी मैदान बने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध स्वराज पार्टी से नहीं था। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी से नहीं था उसमें से निम्नलिखित में से कौन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विठल भाई पटेल, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी। सो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि स्वराज पार्टी से जो संबंधित नहीं है वो है आपकी सी राजगोपालचारी, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे गाइस कि स्वराज पार्टी की जो है वो स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब। सो गाइस इसका जो करेक्ट होगा आंसर वो होगा 1923 में जो है वो स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि सी आर दास जो थे वो स्वराज पार्टी के क्या थे, तो आपको याद रखना है कि सी आर दास जो थे वो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो सी आर दास थे। और इसका जो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू ने और जो है आपके चितरंजन दास, ये इन दोनों ने मिलकर जो है वो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो सबसे पहले अगर बात कर ले कि स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित कौन 2 व्यक्ति हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछने को मिलेगा और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो किन्होंने किया था। तो याद रखिएगा इनका जो गठन किया था स्वराज पार्टी का वो मोतीलाल नेहरू ने किया था। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इन्होंने मोतीलाल नेहरू ने किया था। और दूसरा नाम आपको ये याद रखना है चितरंजन दास। दूसरा नाम आपको कौन सा याद रखना है, दूसरा जो आपको याद रखना है वो चितरंजन दास। ये दोनों ने मिलकर जो है वो स्वराज पार्टी का जो है ये गठन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, चितरंजन दास। ठीक है, मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास ये दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इनमें से किसे पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए कि पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थैलेमस को, ऑप्शन बी सेरिब्रम को, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि जो आपका थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है और सेरिब्रम जो है ये आपके फोरहेड का भाग है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि फोरहेड के जो है वो कितने भाग है। तो आपको याद रखना है गाइस कि फोरहेड के जो है वो टोटल 3 भाग है। ये आपको याद रखना है कि फोरहेड के टोटल कितने भाग है। तो फोरहेड के जो है गाइस 3 भाग है और 3 भाग जो है ये आपके कौन कौन से ये आपको याद रखना है। तो 3 भाग जो है ये आपके जो है पहला भाग हो गया आपका थैलेमस, दूसरा भाग हो गया आपका हाइपोथैलेमस और तीसरा भाग जो है ये आपका सेरिब्रम है। ये सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है।
उसके बाद बात करते हैं गाइस कि जो पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है वो थैलेमस को कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और थैलेमस जो होता है वो ब्रेन के किस पार्ट में होता है, तो आपको याद रखना है कि जहां पे मैं सर्कल कर रही हूँ ग्रीन कलर का, जो आप ब्रेन पे आप पिक्चर में देखिए, ये जो सर्कल क्यों, ये जो आपको बीच में ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो है ये आपका थैलेमस। उसके बाद जो है थैलेमस का कार्य क्या होता है, आपको ये याद रखना है। तो थैलेमस क्या करता है, ये 3 सेंस ऑर्गन को जो है ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्या करता है, ये 3 सेंस ऑर्गन को जो है ये कंट्रोल करता है। सबसे जरूरी बात जो है यही है, इसका इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, 3 सेंस ऑर्गन को जो है ये कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वो 3 सेंस ऑर्गन कौन कौन से है जिसको ये कंट्रोल करता है, तो पहला है गाइस आपका, पहला आपको याद रखना है, पहला जो है सेंस ऑर्गन जो है वो कौन सा है जिसको कंट्रोल करता है, नाक। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा जो है वो कौन सा है जिसे ये कंट्रोल करता है, तो दूसरा आपको याद रखना है त्वचा। त्वचा जो सेंस ऑर्गन है इसे भी ये नियंत्रित करता है। और उसके साथ साथ आपको तीसरा याद रखना है, तीसरा जो है जीभ, जिसे ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये थैलेमस है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम जो है ये आपके फोरहेड का 3 भाग है। फोरहेड के टोटल 3 भाग होते हैं, जिसमें से आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम है। थैलेमस का कार्य क्या है कि ये 3 सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, जिसमें नाक, जीभ और त्वचा। ये भी, जिसे हमें सर्दी गर्मी जो एहसास होता है, ये जो किसके कारण होता है, ये भी थैलेमस के कारण होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि थैलेमस के कारण क्या होता है, आपको सर्दी और गर्मी का जो एहसास होता है ये आपको किसके द्वारा होता है, या नींद आना जगना, ये सब जो है ये किसके कारण होता है, सर्दी गर्मी का एहसास ये सब किसके कारण होता है, ये थैलेमस के कारण होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है थैलेमस, यहाँ से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को भी मिल सकते हैं। तो इसको प्लीज है, ये जितनी भी चीज मैं लिखाई हूँ सारी चीजों को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्दी गर्मी का भी एहसास होता है वो थैलेमस के कारण ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम महासचिव जो थे वो कौन थे, तो बताइए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम महासचिव कौन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी दीवान चमनलाल, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम महासचिव जो थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के वो दीवान चमनलाल थे, ये प्रथम महासचिव थे। अब बात करते हैं गाइस कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो है वो स्थापना कब हुई, ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो है वो स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना जो है गाइस ये 1920 में हुई है। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 1920 में जो है इसकी स्थापना हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के जो थे वो अध्यक्ष कौन थे, ये आपको याद रखना है। तो स्थापना 1920 में हुई थी। उसके बाद अध्यक्ष जो थे वो आपके कौन थे, तो अध्यक्ष जो थे आपके लाला लाजपत राय जो थे, ये अध्यक्ष थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि लाला लाजपत राय जो थे वो कौन थे, तो वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के जो है ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आपको महासचिव, अध्यक्ष और इसकी स्थापना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है इनमें से कहाँ स्थित है। तो बताइए कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी चेन्नई, या ऑप्शन डी तिरुचिरापल्ली। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है वो लखनऊ में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान की जो है वो स्थापना कब हुई थी, तो गाइस स्थापना और ये कहाँ है, ये दोनों जो है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये याद रखना है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1951 में जो है वो केंद्रीय औषधि अनुसंधान की जो है स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं गाइस चेन्नई में। चेन्नई में जो है ये आपका क्या है, तो चेन्नई में जो है ये आपका चमड़ा अनुसंधान है। तो चमड़ा अनुसंधान आपका कहाँ है, तो चेन्नई में, ये आपको याद रखना है। कानपुर में गाइस आपको याद रखना है। चीनी अनुसंधान जो है ये आपका कहाँ है, तो चीनी अनुसंधान जो है ये आपका कानपुर में है। उसके बाद तिरुचिरापल्ली में जो है ये आपका कहाँ है, तो केला अनुसंधान जो है ये आपका कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि केला अनुसंधान जो है ये आपका तिरुचिरापल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रतिबल की एसआई मात्रक इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो बताइए कि प्रतिबल की जो एसआई मात्रक है वो क्या है। तो आपके ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी हर्ट्ज। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रतिबल की जो एसआई मात्रक है वो पास्कल जो है इसका एसआई मात्रक होगा प्रतिबल का। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि पास्कल जो है ये दाब का एसआई मात्रक भी, दाब का एसआई मात्रक जो है ये कौन है। तो आपको याद रखना है कि दाब का एसआई मात्रक जो है ये आपका पास्कल है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दाब का एसआई मात्रक है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता देती हूँ गाइस कि न्यूटन, न्यूटन जो है वो किसका एसआई मात्रक है। तो न्यूटन जो है ये आपके बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक जो कौन है, तो आपको याद रखना है कि बल का एसआई मात्रक जो है वो आपका न्यूटन है, ये आपको याद रखना है। एम्पियर की अगर बात करें गाइस तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है गाइस, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आवर्त का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवर्ती का एसआई मात्रक जो होता है ये हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज जो होता है वो किसका एसआई मात्रक होता है। तो आवर्ती का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से जो है वो आपको सुमेलित करना है। तो सूची 1 में जो है वो आपको महाजनपद दिया हुआ है और सूची 2 में जो है उसी महाजनपद की राजधानी दी हुई है। तो इसमें आपको बताना है कि किस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका जो है ये है आपको दिया गया है सूरसेन। तो बताइए सूरसेन की जो थी वो राजधानी कहाँ थी। तो आपको याद रखना है सूरसेन की जो राजधानी थी वो आपका मथुरा था। सूरसेन की राजधानी जो थी वो कहाँ थी, मथुरा था। तो यानी कि जो आपका ये हो गया वो हो गया, यानी 1 ए का जो है वो क्या हो गया, ए का जो है आपका 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस की ये गांधार, गांधार की राजधानी जो थी वो कहाँ थी। तो गांधार की राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। तो यानी कि बी का आपका क्या हो गया गाइस, आपको याद रखना है ये बी का जो हो गया, ये बी का आपका क्या हो गया, बी का हो गया आपका 3, ठीक है। बी का क्या हो गया, बी का 3 हो गया। उसके बाद बात करते गाइस अंग, अंग की राजधानी जो थी वो कहाँ थी। तो अंग की राजधानी जो थी वो चंपा थी, ठीक है। तो सी का आपका क्या हो गया, सी का जो हो गया ये आपका 4 हो गया। उसके बाद डी की बात करें, काशी एक ही बचा और काशी की राजधानी कहाँ थी। तो काशी की राजधानी जो थी वो वाराणसी थी। तो अगर इसका सीक्वेंस बनाएंगे गाइस तो कैसे हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ये जो सीक्वेंस बनेगा इस तरीके से, तो जब आपको नीचे में ऑप्शन दिया रहेगा तो इस तरीके से आप उसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से किस नाम से कैमूर पठार को जाना जाता है। तो मतलब कैमूर का पठार जो है वो अन्य उसका और क्या नाम है, इनमें से बताइए। तो आपके ऑप्शन है विंध्याचल पठार, ऑप्शन बी रोहतास पठार, ऑप्शन सी राजगीर पठार या ऑप्शन डी कोई नहीं। सो गाइस कैमूर के पठार को जो है वो रोहतास पठार के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो पठार है कैमूर का पठार जो है ये आपका कितना, ये आपके जो है ये 800 वर्ग मील में जो है ये फैला हुआ है। तो कितने मील में फैला हुआ है, तो ध्यान रखना है गाइस कि कैमूर का पठार जो है ये आपके 800 वर्ग मील में जो है ये फैला हुआ है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि कैमूर के पठार को जो है वो रोहतास के पठार के भी नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है गाइस, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो गाइज आपको याद रखना है कि इसकी जो ऊंचाई है कैमूर पठार या रोहतास की, इसकी जो ऊंचाई है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये 450 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। कहीं कहीं पे जो है कभी कभी मीटर में दे देता है और कभी कभी फुट में दे देता है। तो लोग वहां पे होते हैं कि हम तो सिर्फ मीटर में याद करके लाए, तो आपको दोनों चीज याद रखना है गाइज। अगर मीटर में कहेगा तो 450 मीटर और अगर फुट में आपसे बोलेगा तो 1490 जो है ये इसका फुट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर फुट में अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो गाइस ये कहाँ, आपको ये भी याद रखना है रोहतासगढ़ में। इसकी ऊंचाई जो है ये कहाँ, रोहतासगढ़ में जो है इसकी ऊंचाई इतना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई और जो है आपको इसकी जो है ऊंचाई याद रखना है। ये ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना वर्ग किलोमीटर में और इसको किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इनमें से कौन सी मृदा धान की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। तो बताइए कौन सी मृदा जो है वो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो आपके ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी काली मृदा या ऑप्शन डी लैटेराइट मृदा।
सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। धान की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है वो जलोढ़ मृदा मानी जाती है। और जलोढ़ मृदा को जो है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है दो नाम और है जलोढ़ मृदा की, जो आपको याद रखना है। तो पहला याद रखना है कि इसे दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो दोमट मिट्टी के नाम से जो है वो जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा आपको ये याद रखना है कि कछारी मिट्टी, ठीक है, कछारी मिट्टी के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो कछारी मिट्टी के नाम से भी जलोढ़ मृदा को ही जाना जाता है। तो कहीं कहीं पे जो है कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का दे देता है और लोग कहते हैं कि जलोढ़ है ये नहीं। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कछारी मिट्टी और दोमट मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ये जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, जलोढ़ मृदा जो है वो दो प्रकार की होती है। तो पहला होता है जो खादर होता है, ये सभी सुने होंगे, ये नाम सुना सुना होगा। तो खादर होता है, और दूसरा जो होता है वो बांगर होता है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की, खादर और बांगर। बांगर जो होती है ये आपको याद रखना है कि ये पुरानी मिट्टी होती है। बांगर क्या होती है? ये पुरानी मिट्टी होती है, ठीक है। तो पुरानी मिट्टी को नाम किस नाम से जानते हैं? तो पुरानी मिट्टी को बांगर के। और जो आपकी जो है जो जलोढ़ होती है ये नई मिट्टी, नई मिट्टी के नाम से जो है वो किसे जानते हैं? तो नई मिट्टी के नाम से जो जानते हैं वो खादर को जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पुरानी मिट्टी और नई मिट्टी में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि जो चूना और जो पोटास होता है, चूना और जो पोटास होता है ये सबसे अधिक मात्रा में इस मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा में जो है वो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो चूना और पोटास पाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा कि चूना और पोटास जो है निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि चूना और पोटास जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य से होकर कावेरी नदी जो है वो प्रभावित होती है? तो बताइए कि कावेरी नदी जो प्रभावित होती है वो किस राज्य से होकर होती है? तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन बी केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन सी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कावेरी नदी जो प्रभावित होती है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीन राज्यों से होकर ये प्रभावित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्रों को कितने उप विभागों में विभाजित किया गया है? तो बताइए कि शिवालिक के जो है वो कितने क्षेत्रों में से जो है उप भागों में विभाजित किया? तो आपके ऑप्शन ए 3 भागों में, ऑप्शन बी 5 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, या ऑप्शन डी 2 भागों में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्रों को जो है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया, ये आपको याद रखना है। और 3 भाग जो है इसके कौन कौन से है? तो पहला भाग जो है आपको ये याद रखना है कि इसका पहला भाग जो है वो किस में? तो पहला भाग जो इसमें बांटा गया वो पूर्वी शिवालिक में बांटा गया, ठीक है। तो पहला जो हो गया वो पूर्वी शिवालिक हो गया। दूसरा जो हो गया ये आपका मध्य शिवालिक हो गया, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा शिवालिक में बांटा गया है? मध्य में। और तीसरा जो है ये आपका जो है आपको याद रखना है ये पश्चिम, पश्चिम में जो है तीसरा आपका जो है पश्चिमी शिवालिक में बांटा गया। तो ये 3 जो है ये आपको याद रखना है, पूर्वी, मध्य और पश्चिम। उसके बाद आपको याद रखना है कि पूर्वी हिमालय जो वो किस किस स्टेट में इसका हिस्सा है? तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि पूर्वी हिमालय का जो पूर्वी शिवालिक का जो है वो आपको जो है अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है। दूसरा आपको सिक्किम याद रखना है। और तीसरा आपको याद रखना है गाइस पश्चिम बंगाल, ये भी आपको याद रखना है। तो तीसरा आपको क्या याद रखना है गाइस? तीसरा आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये 3 जगह में जो है 3 राज्य में जो है ये पूर्वी इस शिवालिक का जो है ये क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ कुछ हिस्सा स्थित है। मध्य ही शिवालिक का जो है कुछ हिस्सा स्थित है, वो कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो है नेपाल में स्थित है। उसके बाद नेपाल के बाद जो है आपको याद रखना है उत्तराखंड कहाँ स्थित है गाइस? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी जो है इसका हिस्सा स्थित है। और ये यहाँ तक जो है ये फैला हुआ है मध्य शिवालिक जो वो कहाँ से कहाँ तक? नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। पश्चिमी शिवालिक जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है? तो पश्चिमी शिवालिक जो है सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, ठीक है। पहला ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये पंजाब में फैला हुआ है। और तीसरा आपको याद रखना है ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो है वो मध्य हिमालय और पश्चिमी शिवालिक का जो है
वो इसका कुछ हिस्सा है, तो आपको याद रखना है। तो ये जो है ये आप इसका राज्य याद रखिएगा, ये जो है इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में ज्यादातर देखे जाते हैं कि इस मतलब कि पूर्वी शिवालिक का जो है वो इसमें से निम्नलिखित में से इसमें से जो किस राज्य में इसका हिस्सा पड़ता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत थोड़ा डीपली हो जाता है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, अशोक के किस अभिलेख से ये पुष्टि होती है? तो बताइए कि गौतम बुद्ध का जो जन्म लुम्बिनी में हुआ, ये अशोक के कौन से अभिलेख से पुष्टि होती है? तो पहला है आपके ऑप्शन ए है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी कह रहा है कि बसाड स्तंभ अभिलेख, या ऑप्शन डी कह रहा है कि रूमिन दे स्तंभ अभिलेख। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो अशोक के जो है रूमिन दे स्तंभ अभिलेख से जो है ये पता होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अभिलेख से पुष्टि होती है? तो रोमनी दे स्तंभ अभिलेख से पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो बताइए धातु और अधातु के जो गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपके ऑप्शन ए मिश्र धातु, ऑप्शन बी आदर्श धातु, ऑप्शन सी उप धातु, या ऑप्शन डी धातुमल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। धातु और अधातु के जो गुण पाए जाते हैं वो उप धातु कहलाते हैं। और उप धातु में कौन कौन सी है जो उप धातु में आती है? बोरॉन। बोरॉन जो है ये आपका कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि बोरॉन जो है ये आपका उप धातु है। पहले आपको ये याद रखना है कि बोरॉन आपका जो है ना ये धातु है ना अधातु, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं धातु और अधातु के। तो बोरॉन जो है वो उप धातु हो गया। दूसरा आपको याद रखना है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी जो है ये आपका उप धातु है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सिलिकॉन जो है वो कौन सा है। तो याद रखना है सिलिकॉन भी जो है ये उप धातु है, इसमें भी धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा आपको यह याद रखना है गाइस कि जो जर्मेनियम जो है ये भी आपका जो है ये उप धातु है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्या आपको याद रखना है कि जर्मेनियम जो है ये आपका कौन सा धातु है? तो जर्मेनियम जो है ये आपका जो है ये उप धातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इनमें से कौन है जिसका मिलान सही है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है जिसका मिलान जो है वो आपका सही है, ये बताना है। तो पहला है ऑप्शन ए बाण सागर बांध, जो कि आपको बोल रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है गांधी सागर बांध, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है नागा अर्जुन सागर बांध, वो जो आपको बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है दंतीवाड़ा बांध, जो कि आपसे राजस्थान में बोल रहा है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें बोला है कि किसका मिलान सही है। तो बांध सागर बांध जो है ये आपका मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में जो है ये बांध जो है किस नदी पर है? तो ये भी आपको याद रखना है कि सोन नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस नदी पर है? तो सोन नदी पर जो है ये आपका ये बांध सागर बांध है। उसके बाद बता देगा इस गांधी सागर बांध जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो गांधी सागर बांध जो है ये कहाँ है? तो आपको याद रखना है कि गांधी सागर बांध जो है ये आपका मध्य प्रदेश में। पहला तो आपका ये हो गया राज्य, आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपसे पूछे कि ये किस नदी पर है? तो नदी भी आपको याद रखना है ये आपके चंबल नदी पर है। तो कौन सी नदी पे है? तो आपको याद रखना है कि ये चंबल नदी पे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि किस नदी पे? तो चंबल नदी पे। उसके बाद जो ऑप्शन सी आपसे कहा है नागार्जुन सागर बांध, ये जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो ये किस राज्य में? तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये तेलंगाना में है। ये किस राज्य में? तो ये तेलंगाना में नागार्जुन सागर बांध है। और किस नदी पर है? तो ये जो है ये नागार्जुन सागर बांध जो है ये आपकी कृष्णा नदी, किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे। ठीक है, अगला है आपको बोल रहा है कि दांतीवाड़ा बांध। दांतीवाड़ा बांध जो है ये राजस्थान में नहीं है। ठीक है, दांतीवाड़ा बांध जो है ये कहाँ है? तो दांतीवाड़ा बांध जो है ये आपका जो है गुजरात में है। ये आपको याद रखना है। ये आपका कहाँ है गाइस? तो आपको याद रखना है कि ये आपका गुजरात में। ठीक है, पहला तो आपको ये राज्य याद रखना है कि ये गुजरात में। और अगर पूछे कि ये किस नदी पर स्थित है दांतीवाड़ा, तो दांतीवाड़ा जो है ये स्थित है बनास नदी पे। कौन सी नदी पे स्थित है? तो ये बनास नदी पर स्थित है। पहला आपको ये याद रखना है। ठीक है, किस नदी पे? बनास नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। तो बताइए वंशागति के अध्ययन से जो संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है वो क्या है। तो आपके ऑप्शन ए उद विकास, ऑप्शन बी कोशिका विज्ञान, ऑप्शन सी अनुवांशिक या ऑप्शन डी शारीरिकी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वंशागति के अध्ययन से जो संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है वो अनुवांशिकी है। और अगर बोले कि अनुवांशिकी का पिता, अनुवांशिकी का जो है वो पिता किसे कहा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अनुवांशिकी का जो पिता कहा गया वो किसे कहा गया, तो ये मेंडल को कहा गया। तो अनुवांशिकी का पिता जो है वो किसे कहा गया, तो अनुवांशिकी का पिता जो है ये मेंडल को कहा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है किनको कहा गया, तो मेंडल को कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो बताइए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी हरियाणा में या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये आपको ये याद रखना है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जो वन्य जीव अभयारण्य कब घोषित किया गया, तो 1981 में जो है इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। वन्य जीव अभयारण्य जो है वो घोषित कब किया गया, तो वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया 1981 में जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जो है इसे घोषित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, वन्य जीव अभयारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया। कब किया गया, तो 1981 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली धुनाची या धुंची नृत्य है। तो धुनाची या धुंची नृत्य होता है, फिगर में आप देख सकते हैं इस टाइप का जो नृत्य होता है इसे धुंची या धुनाची नृत्य कहते हैं। तो ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है। तो आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़ की, ऑप्शन बी गुजरात की, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल की या ऑप्शन डी राजस्थान की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। धुंची या धुनाची नृत्य जो है ये पश्चिम बंगाल की नृत्य जो है तो आपको याद रखना है। उसके बाद राजस्थान की आपको याद रखना है, राजस्थान का जो है ये भवाई नृत्य है, ये भी राजस्थान का नृत्य है, ये आपको याद रखना है, लोक कला नृत्य। उसके बाद जो है सबसे प्रसिद्ध जो कौन सा नृत्य है, घूमर। घूमर भी जो है ये सबसे प्रसिद्ध लोक कला नृत्य है। उसके बाद है पनिहारी नृत्य। पनिहारी नृत्य भी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया। पनिहारी नृत्य जो है वो किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है, तो ये राजस्थान की है जो लोक कला नृत्य शैली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो बताइए मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है वो किस पे आधारित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कायिक जनन पे, ऑप्शन बी लैंगिक जनन पे या ऑप्शन सी अलैंगिक जनन पे या ऑप्शन डी ये सभी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन इन तीनों पे आधारित है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर कैसा लगा उस सेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एसएससी एमटीएस का सेशन जो है आज का ये आपको कैसा लगा। और दूसरी बात ये बताइएगा कि आपसे जो है वो कितना ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हुआ। एंड सेकंड चीज प्लीज गाइस आप सभी स्टूडेंट जितने भी है सब नोट जरूर बना लीजिएगा। तो होपफुली गाइस आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।